नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024-25 हेतु कक्षा 12 समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक है भारतीय समाज की सामाजिक संरचना। इसको दो पार्ट में हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पहला सवाल है, जननांकी डेमोग्राफी शब्द का किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 1855। 1855 में जननांकी शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। तो जननांकी जो शब्द है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जननांकी यानी डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अचले गुलियार्ड ने किया था। गुलियार्ड ने किया था। तो प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डेमोग्राफी शब्द का 1855 में सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो अचले गुलियार्ड ने किया था। डेमोग्राफी शब्द जो है, डेमोग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक, जिसे यूनानी भाषा भी कहा जाता है। इससे बच्चों आप याद कर लीजिएगा कि डेमोग्राफी शब्द जो किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो डेमोग्राफी है यह दो शब्दों का से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है वो डिमास है। डिमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। डेमोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डिमास, जिसका अर्थ है मनुष्य, और दूसरा जो शब्द है वह है ग्राफो। यह ग्राफो शब्द है, इसका जो अर्थ है लिखना या अंकित करना है। अंकित करना है। इस प्रकार से डेमोग्राफी शब्द का, डेमोग्राफी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा कि मनुष्य के बारे में या जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकन करना है। तो इस तरह से यह आपको क्लियर हो गया कि डेमोग्राफी शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है 1855 में हुआ है। किसने पहली बार प्रयोग किया था? तो अचले गुलियार्ड ने किया था। डेमोग्राफी शब्द जो है कि यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। डिमास, जिसका अर्थ है मनुष्य, और ग्राफो, दूसरा शब्द है ग्राफो, जिसका अर्थ है लिखना या अंकित करना। तो इस प्रकार से डेमोग्राफी शब्द का अर्थ है जनसंख्या या मनुष्य के बारे में लिखना या अंकन करना। अचले गुलियार्ड ने कहा था कि डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचले गुलियार्ड ने डेमोग्राफी शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। तो डेमोग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग 1855 ईस्वी में गुलियार्ड ने किया था, लेकिन जननांकिकी का जो जनक है वह जॉन ग्रांट को कहा जाता है। ग्रांट को कहा जाता है।
यानी प्रश्न उठ सकता है कि जनसंख्या या जननांकिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो गोलार्ड को। और डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है अचले गोलार्ड ने किया है। तो बच्चों आपको यह याद हो जाना चाहिए, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि पहली बार जो डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग जो है अचले गोलार्ड ने किया था। कब किया था? 1855 ईस्वी में। जबकि जननांकिकी का जनक जो है कि जॉन ग्रांट को कहा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है 2020, 21, 22 यूपी बोर्ड परीक्षा 2020, 21, 22 में एक कंटिन्यू पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पुस्तक का जो लेखक हैं वह है ए माल्थस। माल्थस ने ही एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा है। इन्होंने यूरोपीय देशों का भ्रमण के दौरान इस पुस्तक का जो उन्होंने देखा था उसके आधार पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना किया, और जो 1798 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो पुस्तक है वह 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक में इन्होंने दो प्रकार के जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न संतुलन के संबंध में इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या जो वृद्धि होती है वह होती है ज्यामितीय अनुपात में। ज्यामितीय अनुपात में यह ज्यामितीय अनुपात होता क्या है? जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इस अनुपात में जब जनसंख्या बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं ज्यामितीय अनुपात। जबकि खाद्यान्न जो सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री जो है वह बढ़ती है गणितीय अनुपात में। गणितीय अनुपात में तो यह गणितीय अनुपात क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब जो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि है, गणितीय जनसंख्या जो वृद्धि है वह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में बढ़ती है, इसे ज्यामितीय अनुपात कहा जाता है। जबकि खाद्यान्न जो सामग्री है वह गणितीय अनुपात में बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार जो है कि इस प्रकार यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जनसंख्या जो है कि प्रत्येक 25 वर्ष में वह क्या हो जाएगी? अपने से 2 गुना हो जाएगी। यानी जब ज्यामितीय अनुपात से जब जनसंख्या वृद्धि दर पर अगर कंट्रोल ना किया जाए, नियंत्रण ना किया जाए, तो लगातार उसी अनुपात में अगर ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता रहा तो प्रत्येक 25 वर्ष में जो है जनसंख्या क्या हो जाएगी? अपने से दुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह प्रश्न जब बना था, जो पेपर आया है 2023 में, उस समय भारत जो है कि विश्व की जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान था। तो अगर बच्चों अगर 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व में कितनी थी, तो वह दूसरे स्थान पर थी। जबकि वर्तमान समय में भारत जो है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो गया है? पहले स्थान पर हो गया है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है कि जब वह 2011 के जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा तो भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में अगर पूछेगा तो भारत जो है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आ गया है? पहला स्थान आ गया है। जबकि पहले 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा था? चीन था। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर और चाइना जो है पहले स्थान पर था।
लेकिन वर्तमान समय में पहले स्थान पर कौन है? भारत है। और दूसरे स्थान पर कौन आ गया है? चीन आ गया है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रश्न है वह किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है तो चाइना प्रथम स्थान और भारत द्वितीय स्थान, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार अगर पूछेगा तो भारत जो है कि प्रथम स्थान में है और चाइना जो है कि दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 बीएम और 2023 बीएन दोनों पेपर सेटों में यह प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो यह इसका जो सही आंसर होगा वह है ए, माल्थस। माल्थस ने ही जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। इसका ऊपर आपने पुस्तक पढ़ा है कि एन एस्से ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है कि 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसी पुस्तक में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि जो 2 प्रकार के अवरोधों को इन्होंने बात किया है माल्थस ने। पहला किया है नैसर्गिक अवरोध, जिसे आप प्राकृतिक अवरोध भी कहते हो, प्राकृतिक अवरोध भी कहा जाता है। यानी एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने माल्थस ने 2 प्रकार के अवरोधों की इन्होंने बात किया है। नैसर्गिक अवरोध, जिसे प्राकृतिक अवरोध भी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में ये वे प्रतिबंध हैं जो प्रकृति के द्वारा लगाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में नैसर्गिक जो अवरोध हैं या प्राकृतिक अवरोध हैं, इसमें जनसंख्या के संबंध में जो अवरोध जो लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? प्राकृतिक के द्वारा या प्रकृति के द्वारा लगाया जाता है। इसमें जैसे अकाल, बाढ़ ये सारे जो चीज़ें हैं वह प्रकृति की ओर से लगाए जाते हैं। अकाल, बाढ़, सूखा, ये तमाम प्रकार के जो अवरोध हैं वह नैसर्गिक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। जबकि सेकेंड जो है वह है प्रतिबंधक अवरोध। प्रतिबंधक अवरोध यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नैतिक अवरोध, जिसको व्यक्ति क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि के संबंध में संयम, ब्रह्मचर्य एवं विलंब विवाह के द्वारा क्या करता है? जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाता है। उसे नैतिक अवरोध कहा जाता है। दूसरा है इसका प्रतिबंध अवरोध का कृत्रिम अवरोध। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जो है कृत्रिम साधनों के प्रयोग करके, कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके जनसंख्या पर क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया है वो 2 प्रकार के अवरोधों की बात किया है। पहला प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध, जिसमें बाढ़, अकाल, सूखा आदि आते हैं। दूसरा का प्रतिबंधक अवरोध, जिसमें यह 2 प्रकार का होता है। पहला नैतिक अवरोध, जिसमें व्यक्ति संयम, ब्रह्मचर्य और विलंब विवाह के द्वारा जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा का कृत्रिम अवरोध, जिसमें कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके जनसंख्या पर व्यक्ति क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसने कहा कि जननांकी एक गणितीय विज्ञान है? जननांकी एक गणितीय विज्ञान है, यह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है बी, अचले गुलार्ड। अचले गुलार्ड ने ही कहा है कि जननांकी क्या है? गणितीय विज्ञान है। इन्होंने, अचले गुलार्ड ने ही जो उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो है कि इन्होंने प्रयोग किया, जो 1855 ईस्वी में इन्होंने किया था, जो पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल।
छठवां सवाल है, जनसंख्या के प्राकृतिक अवरोध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में अब पूछा जा चुका है कि जनसंख्या के प्राकृतिक अवरोध का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जो पूर्व में आप पढ़ चुके हों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, माल्थस। माल्थस ने ही अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसी पुस्तक में इन्होंने दो प्रकार के अवरोधों की बात किया था। अभी पूर्व में आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्राकृतिक अवरोध और दूसरा है प्रतिबंधक अवरोध। यह प्राकृतिक अवरोध जो है कि प्रकृति के द्वारा जो लगाया जाता है, जो बहुत ही कष्टदायी होता है। क्या होता है? कष्टदायी होता है, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, तमाम प्रकार के ये जो उदाहरण हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रकृति क्या करती है, जनसंख्या को नियंत्रित करती है। तो अगर व्यक्ति स्वयं के द्वारा अगर वह जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करता है, तो प्रकृति द्वारा जो लगाया जाता है अवरोध, वह बहुत ही कष्टदायी होता है। अगला प्रश्न है, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 एवं 22 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सन 1931 की जनगणना, भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो यह इसका जो सही आंसर है वह है सी, जे.एच. हटन। जे.एच. हटन 1931 की जनगणना के वो क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो है कि सबसे पहले जो भारत में जो जनगणना हुई थी वह ऑप्शन बी है 1872। सबसे पहले जो भारत में जनगणना हुई थी वह 1872 ईस्वी में हुई थी, और यह जनगणना हुई थी वह अस्थायी थी, अस्थायी थी। इस समय जो शासनकाल में जो थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही अर्थात 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। दूसरी जो जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी। इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वह रिपन थे। रिपन के शासनकाल में ही 1872 ईस्वी में जो द्वितीय जनगणना हुई, और यह जनगणना जो थी अस्थायी थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है बी 1872 में ही पहली बार जो जनगणना हुई, और किसके शासनकाल में हुई थी? वह लॉर्ड मेयो। जबकि 1882 ईस्वी में, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा, 8वां सवाल, भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह ऑप्शन बी सही है 1872। इस समय का शासक कौन था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार जो भारत की जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। यह जनगणना पूर्ण रूप से सही नहीं थी, इसे अस्थायी जनगणना भी कहा जाता है। जबकि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में जो जनगणना हुई थी वह जनगणना जो है अस्थायी थी। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछे कि भारत की पहली जनगणना अस्थायी कब हुई, तो वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। जबकि प्रश्न यह बने कि भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी, तो वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 एवं 21 में यह प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले हैं जन्म दर, मृत्यु दर और निष्क्रमण। ये तीनों जो है कि जनसंख्या के आकार को क्या करते हैं?
प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में यह आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो क्या है साक्षरता, भारत की जो साक्षरता है वह है 74.04%। यह प्रश्न बन सकता है कि भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है, तो वह है 74.04%। जबकि पुरुष साक्षरता जो है 82.14% है। स्त्री जन साक्षरता यह है 65.146%। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता है वह टोटल 74.04% है, जबकि पुरुष साक्षरता जो है कि 82.14% और स्त्री साक्षरता जो है कि 65.46%। जबकि यूपी के संबंध में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता कितनी है, तो यह टोटल है 65.68%। पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार में उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना है, तो 65.68%। जबकि पुरुष साक्षरता कितना है, पुरुष साक्षरता कितना है, तो यह है 77.28%। जबकि स्त्री जो साक्षरता है वह है 57.18%। तो इस तरह से अगर साक्षरता के संबंध में अगर यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो छात्रों आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जननांकिकी संबंधी मुख्य सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ए एवं बी दोनों। यानी जनसंख्या के संबंध में जो सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत और जननांकी संक्रमण का सिद्धांत। तो आप उपयुक्त सिद्धांतों को जनसंख्या के संदर्भ में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं, उसको बेहतर समझ चुके हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई, बताई गई, समझाई गई चीज़ें अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर ला सकें। धन्यवाद।